अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर शाह। नाजरीन, आज हम एक ऐसी दास्तान की तरफ जाते हैं जो हर पाकिस्तानी के रोज़मर्रा से जुड़ी है। गाड़ियां जो हमारी सड़कों की रौनक है, लेकिन इनकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। जब हम कराची की गुंजान सड़कों से गुजरते हैं जहां ट्रैफिक का शोर बुलंद होता है, या पंजाब के देही इलाकों में जाते हैं जहां किसान अपनी पैदावार मार्केट तक ले जाने के लिए गाड़ियों पर ही इंहिसार करते हैं, इससे एक बात तो वाज़ेह है, गाड़ी तकरीबन हर पाकिस्तानी की ही जरूरत है। लेकिन जब एक आम शहरी शोरूम में कदम रखता है तो वो कीमतों के टैग देखकर हैरान और दंग रह जाता है। एक छोटी सी गाड़ी जैसे सुजुकी ऑल्टो की कीमत कई लाख हो चुकी है और ऑटो पार्ट्स की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान में गाड़ियां और ऑटो पार्ट्स कैसे बनते हैं और आखिर क्यों ये इतनी महंगी होती जा रही हैं। आइए इस सनत की हकीकत को खोलते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की जड़ें 1950 की दहाई में मिलती, जब 1953 में कराची में नेशनल मोटर्स ने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर पहली गाड़ी तैयार की जो वॉक्सहॉल गाड़ियां और ब्रेडफोर्ड ट्रक थे। इसी साल फोर्ड ट्रक्स ने अली ऑटोमोबाइल्स के साथ शराकत की और फोर्ड एंग्लिया और फोर्ड पिकअप्स मुतारिफ करवाए। इसी दौरान एक साइड पाकिस्तान ने गाड़ियों की बैटरियों की मकामी पैदावार भी शुरू। 1956 में हारून इंडस्ट्रीज ने डॉज मोटर्स के साथ काम शुरू किया और 1960 की दहाई में ऑल वन इंजीनियरिंग ने प्रिसिशन ऑटो पार्ट्स मुतारिफ करवाए। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ने अपने कदम जमाए, लेकिन ये ज्यादातर असेंबली पर ही मबनी था, न कि मुकम्मल पैदावार पर। नाजरीन, आज पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री एशिया की तेजी से तरक्की करने वाली सनतों में से एक तो है। ये मुल्क की GDP का 7% हिस्सा है और 2024 तक 68 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी फराहम किया। पाक सुजुकी मोटर कंपनी, इंडस मोटर कंपनी, टोयोटा, होंडा एटलस कार्स और हाल ही में हुंडई निशात मोटर्स और लकी मोटर्स कॉर्पोरेशन यानी किया जैसी कंपनी इस सनत की रीढ़ की हड्डी है। ये कंपनियां कराची, लाहौर और फैसलाबाद के सनती जोन्स में बड़ी फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जहां हजारों पाकिस्तानी मजदूर धात के टुकड़ों को काटते हैं, वेल्डिंग करते हैं और गाड़ियों की शक्ल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर नहीं बन पाती, बल्कि सिर्फ उनकी असेंबली की जाती है। कलीदी पुर्जे जैसे इंजन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक सिस्टम जापान, चीन या यूरोप से दरामद किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाक सुजुकी की ऑल्टो या टोयोटा कोरोला के अहम पुर्जे बाहर से ही आते हैं और इन पर फिर भारी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती हैं जो गाड़ी की लागत को और बढ़ा देती हैं। जब हम सियालकोट या गुजरावाला जैसे शहरों की छोटी वर्कशॉप्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऑटो पार्ट्स की एक अलग ही दुनिया नजर आती है। यहाँ कंपनियां जैसे कि उमर जिब्रान इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, कोरटेक ऑटो इंडस्ट्रीज और सुपरटेक ऑटो पार्ट्स ब्रेक पैड्स, फिल्टर्स और दीगर छोटे पुर्जों की तैयारी करती है। ये वर्कशॉप्स हजारों कारीगरों को रोजगार देती है जो अपनी महारत से धात को शक्ल देते हैं, लेकिन इन्हें कई चैलेंजेस का सामना है। जदीद मशीनरी की कमी, तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की किल्लत और खाम माल की बुलंद कीमतें। इसके अलावा ये छोटे कारोबार इकोनॉमीज ऑफ स्केल से फायदा ही नहीं उठा पाते, यानी बड़े पैमाने पर पैदावार की लागत कम करने का इन्हें मौका ही नहीं मिलता। नतीजतन ऑटो पार्ट्स की कीमतें ज्यादा ही रहती हैं जो गाड़ियों की मुरम्मत को भी महंगा बना देती हैं। अब इस बारे में मजीद बात करते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं। सबसे बड़ी वजह है भारी टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटीज। पाक सुजुकी, टोयोटा या होंडा की गाड़ियों पर कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है जो गाड़ी की कीमत का 50 से 70% तक हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी की असल कीमत 20 लाख रुपए है तो टैक्सेस के बाद ये 35 से 40 लाख तक जा सकती है। ऑटो पॉलिसी 2021 से 2026 ने 800 सीसी तक की गाड़ियों पर कुछ टैक्स की छूट दी है, लेकिन ये रिलीफ नाकाफी है। ये टैक्सेस पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारी मईशत दरामदात पर बहुत इंहिसार करती है, लेकिन फिर इसका बोझ एक आम आदमी पर भी पड़ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है लोकलाइजेशन की कमी। पाक सुजुकी, होंडा एटलस और इंडस मोटर कंपनी जैसी कंपनीज मकामी पुर्जों की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब भी अहम पुर्जे दरामद किए जाते हैं। इसकी वजह से लागत बढ़ जाती है और रुपए की कदर में कमी इसे मजीद बढ़ा देती है। 2025 में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, जिससे दरामद शुदा पुर्जों की कीमत आसमान छू रही है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ने भी इस मसले को बढ़ा दिया है। हालिया बरसों में आलमी वबा, जोग्राफियाई सियासी तनाव और शिपिंग के मसाइल ने पुर्जों की तरसील को मुतासिर किया, जिससे पाक सुजुकी और हुंडई निशात जैसी कंपनियों की पैदावार सुस्त हुई। इसके अलावा महंगाई एक और बड़ा आमिल है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की शरह 10 से 15% तक रही है, जिसने खाम माल, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट की लागत को भी बढ़ा दिया। कराची की सड़कों पर गाड़ी चलाता हुआ एक ड्राइवर हो या पंजाब के खेतों में काम करने वाला एक ट्रैक्टर का ड्राइवर कहता है कि नई गाड़ी खरीदना
یا اس کی مرمت کروانا اب اس کے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف کراچی یا پنجاب کی ہے بلکہ پورے پاکستان کی یکساں ہے، جو کہ گاڑی خریدنے یا مرمت کرانے کے لیے شدید جدوجہد کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف مسائل کی کہانی نہیں، پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں بہت سے امکانات بھی ہیں۔ آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی 2016 تا 2021 نے ہنڈائی، کیا اور چنگان جیسی کمپنیوں کو پاکستان میں فیکٹریاں لگانے کی ترغیب دی۔ حالیہ برسوں میں یوسف دیوان کمپنیز نے شنگھائی لانچ آٹوموٹیو ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر بیٹری الیکٹرک وہیکلز یعنی BEVs کی مقامی اسمبلی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اگر لوکلائزیشن بڑھائی جائے تو درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور گاڑیوں کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے۔ سیالکوٹ کی کمپنیاں جیسے BAS انٹرنیشنل اور گیم پیکس انٹرپرائزز جو آٹو پارٹس بناتی ہیں، اگر جدید ٹیکنالوجی اور تربیت حاصل کریں تو عالمی معیار کے پرزے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آٹو پالیسی 2021 تا 2026 نے الیکٹرک وہیکلز کے پرزوں پر امپورٹ ڈیوٹی کو 25% سے کم کر کے 1% کیا ہے، جو MG موٹرز اور آڈی جیسی کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر مقامی پیداوار کو سبسڈی دی جائے اور ٹیکسز کم کیے جائیں تو صارفین کو ریلیف مل سکتا ہے۔ پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن یعنی پاما مقامی صنعت کے فروغ کے لیے کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے مزید فعال ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم لاہور کے ایکسپو سینٹر میں پاکستان آٹو شو 2022 کی بات کرتے ہیں، جہاں پاکستانی ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز PAPAM نے ایونٹ منعقد کیا تھا، تو ہمیں یہاں امید نظر آتی ہے۔ یہاں پاک سوزوکی نے نئی گاڑیاں جیسے ویگن آر، اسٹنگرے متعارف کروائیں، جبکہ چھوٹی کمپنیوں نے الیکٹرک موٹر سائیکلیں اور 3 پہیوں والی EVs دکھائیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستانی صنعت جدت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستو، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آٹو انڈسٹری کو مضبوط کریں۔ اگر ہم مقامی پرزوں کو ترجیح دیں، گاڑیوں کی دیکھ بھال کریں اور الیکٹرک وہیکلز کی طرف رجحان بڑھائیں تو ہم لاگت کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سوزوکی، ٹویوٹا، ہونڈا اور ہنڈائی جیسی کمپنیوں کو بھی لوکلائزیشن بڑھانے اور صارفین کے لیے گاڑیاں سستی کرنے کی پیشکش ضروری ہے۔ پاک سوزوکی، ٹویوٹا، ہونڈا اور ہنڈائی جیسی کمپنیوں کو بھی لوکلائزیشن بڑھانے اور صارفین کے لیے سستی گاڑیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری کے ترقی کرنے کے امکانات زیادہ مثبت رجحان دکھا سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ آج کی دستاویزی ویڈیو؟ اگر کسی اور ٹاپک پر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایسی ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔